गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ के द्वारा एक बनाया हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम नई शिक्षा नीति कहते हैं, जो 2020 में बनाया गया है। इसके तहत कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हम अगर बात करें, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, तो सब हर एक प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ में एक कॉमन सिलेबस चलाया गया है, एक समान शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे को करिकुलर कोर्स, कुछ ऐसे सहगामी कोर्स चलाए गए हैं, कुछ ऐसे सहगामी पाठ्यक्रम चलाए गए हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में, एक अनिवार्य शिक्षा के रूप में को करिकुलर कोर्स चलाया गया है, सहगामी कोर्स चलाया गया है, जो सबको पढ़ना अनिवार्य होता है और उनको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ उनके लाइफ से जुड़ा हुआ ये कोर्स होता है, उनके रेप्यू से जुड़ा हुआ ये कोर्स होता है और उनके रोजगार परक अर्थात कुल मिला के आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ ये कोर्स होता है। तो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो डिस्कस कर चुका है और उस वीडियो का हम लिंक इस कमेंट बॉक्स में दे देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, इसका पूरा PDF जो है, आपको बनाना नहीं, लिखना नहीं, इसका पूरा PDF इस वीडियो के अंत में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक बच्चों। और बच्चों, इसको हम अभी तक तो हम केवल एक समरी वे में, अच्छा एक सुपरफिशियल वे में हम इसको एक एक यूनिट को समझा रहे हैं। अभी हम एक एक यूनिट के एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक बीमारी को, उसके इलाज को, उसके रोकथाम को, उसके प्रिवेंशन को, सबको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल में। सबसे पहले अगर हमारे नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो जो हम नए नए नोटिफिकेशन, जो नए नए वीडियोस बनाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा, है ना बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो कोर्स टाइटल्स की बात कर रहे हैं, जिसके विषय हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो कोर्स टाइटल्स है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, है ना, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के रूप में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है और थोड़ा सा स्किलिंग है, थोड़ा सा कौशल विकास हमारे अंदर है, तो इट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हमारा क्या होता है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले लोग या कुछ ऐसे लोगों का हम लोग सहयोग करें जो बेचारे असहाय हैं, जिनको इसके विषय में ज़रूरत नहीं है, जिनके विषय में इसका नॉलेज नहीं और उनको नितांत ज़रूरत है, आवश्यक है ना। तो ऐसे लोगों को हमको क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, कहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। हम लोगों ने यूनिट 2 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। कहाँ तक, यहाँ तक हम लोग इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ तक बात कर लिए थे कि अगर मान लीजिए कहीं इमरजेंसी पड़ गया, आपातकालीन स्थिति अगर कहीं पैदा हो जाती है, तो वहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ के को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है, तो आप किस प्रकार से अपने स्किलिंग का प्रयोग करके, अपने कौशल का प्रयोग करके आप किस प्रकार से चाइल्ड बर्थ कराएंगे, अर्थात बच्चे का पार्चुरेशन कराएंगे, बच्चे का जन्म कराएंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन योर स्किलिंग, है ना। आप प्रॉपर स्किलिंग्स के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी तजुर्बा है, आपके अंदर कितनी सोच है, कितनी समझ है और कितनी आपकी स्किलिंग डेवलप हो चुकी है। तो इसके आधार पर आप कहीं भी एक इमरजेंसी व्यवस्था करके, एक इमरजेंसी हॉस्पिटलिटी बनाकर आप किसी भी लेडीज़ का प्रसव करा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होता है एक प्रशिक्षण का, एक अच्छी ट्रेनिंग की, एक अच्छी स्किलिंग की, और ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके आगे यूनिट 3 की बात आज हम करेंगे। किसकी बात करेंगे, आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्या करने चल रहे हैं, यहाँ से देखते हैं, यूनिट 3 स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिक सेक्स एजुकेशन। बच्चों, समाज में सबसे बड़ी भ्रांति है, समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बन चुका है क्या, सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। जो नए जनरेशन, जो नया यूथ है बच्चों, नया जनरेशन है, नए बच्चे हैं जो अभी अभी प्यूबर्टी की ओर आ रहे हैं, युवावस्था की ओर आ रहे हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ आती हैं सेक्स को लेकर ना। तो यौन क्या होता है, यौन एजुकेशन बच्चों सबको जानना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों ये जो सेक्स डिजायरेशन है, इट इज़ अ बेसिक ड्राइव। मैंने बताया था इट इज़ अ टाइप ऑफ द नेचुरल ड्राइव। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो सबके अंदर होती है, और एक निश्चित एज ग्रुप आने पर
ये सबको होता है। तो इसके विषय में बहुत कुछ ज़्यादा हाइप सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा हाइप ले जाना कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे जो बेसिक रियलाइजेशन होता है, इट इज़ ओनली टू अचीव अ प्रॉपर एजुकेशन। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर एजुकेशन अचीव करना होता है, इसके बाद समय आने पर शादी विवाह सब समय पर हो जाता है। और ये जो सेक्सुअल बिहेवियर है बच्चों, इट इज़ ए टाइप ऑफ द नेचुरल ड्राइव, ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक्स ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन की क्या बुनियादी समझ है, क्या बुनियादी शिक्षा होता है। आइए सबसे पहले हम यौन शिक्षा के बुनियादी स्तर से समझते हैं। यौन शिक्षा के बुनियादी स्तर के जो एजुकेशंस हैं, इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू, ग्राउंड रूल्स एंड प्रीटेस्ट। सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे इस समाज सोसाइटीज़ में जो यूथ हैं उनका क्या क्या कहते हैं ग्राउंड रूल्स है, क्या एक ज़मीनी नियम्स होना चाहिए। और साथ ही साथ हम उनके पूर्व परीक्षण को करेंगे, प्री टेस्ट, अर्थात उनके पूर्व परीक्षण सेक्स एजुकेशन के रूप में हम उनका पूर्व परीक्षण करेंगे कि इन बच्चों में सेक्स से रिलेटेड कितना समझ है और उनका क्या एक ओवरव्यू है ना। इनके विषय में हम लोग पहले अवलोकन कर लेते हैं, उनके ज़मीनी नियम को समझते हैं और साथ ही साथ उनके पूर्व परीक्षण को कर लेते हैं। किसी भी यूथ का सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सेक्स एजुकेशन से उसको कितनी समझ है और साथ ही साथ इसके विषय में उसकी क्या सोच है, इसके ज़मीनी एक नियम्स के रूप में हम समझते हैं और उस स्टूडेंट्स का हम अवलोकन करते हैं। दूसरा है बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र और मूत्र तंत्र के विषय में, अर्थात मूत्रोजनन तंत्र के विषय में हम सबसे पहले एक बुनियादी शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द इंटरेक्शन, दैट इज व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात मूत्र जनन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हम इन सब के विषय में बहुत अच्छे से जानेंगे, है ना। क्योंकि जहाँ हम सेक्स एजुकेशन को प्रारंभ करते हैं वहाँ सबसे पहले हमको ये समझ आना चाहिए कि कौन कौन से सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इससे रिलेटेड। अर्थात हम सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रजनन तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बुनियादी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, है ना। दूसरा है मेल प्यूबर्टी, है ना, अर्थात मेल प्यूबर्टी माने होता है बच्चों पुरुषों में, अर्थात लड़कों में जो प्यूबर्टी है, युवावस्था है, वो कब आती है। तो हम पहले प्यूबर्टी को समझेंगे और यहाँ ये हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनापॉज स्टेज, व्हाट इज़ द मोनार्ची स्टेज। तो मोनार्ची स्टेज को हम समझेंगे कि कितने समय में, अर्थात कितने साल में लड़कों में वयस्कता आ जाता है, अर्थात युवावस्था आ जाता है, और कितने समय में लड़कियों में युवावस्था आ जाता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्यूबर्टी, युवावस्था है क्या और कितने समय में आ जाता है, लड़कों या लड़कियों में प्यूबर्टी कितने समय में अराइज होता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेल प्यूबर्टी में अगर हम देखें तो मेल प्यूबर्टी में हम फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस देखेंगे कि अगर लड़का युवा हो रहा है, प्यूबर्टी की ओर आ रहा है, वयस्कता की ओर आ रहा है, युवावस्था की ओर, जैसे जैसे बच्चा एडोलसेंस की ओर आता है, किशोरावस्था में आता है, वैसे उसके फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ शारीरिक बदलाव होता है ना, अर्थात उसका जो एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बॉडी का जो संगठन है, उसमें कुछ क्या देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, अर्थात कुछ संवेगात्मक चेंजेस देखने को मिलता है। तो बच्चों में फिजिकल एज वेल एज द मेंटल दोनों प्रकार के चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे जैसे बच्चा युवा होता है वैसे वैसे उसके अंदर क्या होता है, एक शारीरिक बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इमोशनल चेंजेस, संवेगात्मक विकास होता है, वो बहुत चीज़ों का मंथन करने लगता है, सोचने लगता है, इधर उधर की बातें उसके दिमाग में कहीं ज़्यादा आने लगती है। तो इन सब के विषय में हमको समझना होगा और एक यूथ को समझाना होगा कि क्या इमोशनल चेंजेज आते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशंस में होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने लाइफ के प्रति बहुत कुछ सोचता है, क्योंकि इसी समय बच्चे के अंदर जैसे जैसे बच्चा युवा होता है वैसे उसको अपने जीवन की जिम्मेदारियों के विषय में, आत्मनिर्भरता के विषय में भी वो बहुत चिंतन करता है ना। तो उसके अंदर और बहुत सारी संवेग आती हैं, अच्छे की भी सोच होती, मतलब अच्छे के विषय में वो सोचता रहता है, कहीं कहीं बुराइयां भी उसके दिमाग में घर कर सकती हैं। तो इसके विषय में हमको इस सेक्स एजुकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाना होगा। साथ ही साथ फीमेल प्यूबर्टी,
फीमेल प्यूबर्टी अर्थात जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स में भी जो प्यूबर्टी होती है वो कितने समय में आ जाती है, तो हम इसको बताएंगे कि क्या होता है मेनोपॉज स्टेज, क्या होता है मोनार्ची स्टेज। साथ ही साथ हम इनमें भी देखेंगे कि जैसे जैसे ये लड़की जो होती है प्यूबर्टी की ओर आती है, वैसे उसमें क्या होता है, कुछ शारीरिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके शारीरिक बनावट में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसमें भी इमोशनल चेंजेज आती हैं। उस समय क्या होता है, जैसे जैसे बच्ची एडोलसेंस की ओर आती है, युवावस्था की ओर आती है, वैसे वैसे वो बच्ची गंभीर होती चली जाती है, समाज सोसाइटीज़ में वो रिजर्व हो जाती है। और यही अगर हम लड़कों की बात करें तो वो समाज सोसाइटी में थोड़ा खुलकर बात करना सीखते हैं, थोड़ा सा वो क्या होते हैं, अपने विचारों को बाहर आदान प्रदान करना सीखते हैं। लेकिन लड़कियाँ वहीं ज़्यादा क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। उनको वो जो होती हैं वो समाज सोसाइटीज़ में खुल के बात नहीं कर पाती हैं, वो रिजर्व सा हो जाती हैं, उनके अंदर शालीनता आ जाता है। तो ये सब जो होती हैं कुछ शारीरिक चेंजेज के साथ साथ कुछ उनमें मानसिक चेंजेज भी आ जाते हैं, कुछ इमोशनल चेंजेज भी देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम एक एक विषय में बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। अगला अगर हम देखें तो मेल फीमेल सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, हम अब बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल विद द फिजिकल एज वेल एज द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हम ये देखेंगे कि मेल और फीमेल में कौन कौन से अंतर होते हैं, चाहे वो शारीरिक बनावट के रूप में देखें या फिर उनके इमोशनल थाट्स के विषय में देखें कि कुछ बच्चों में ऐसे इमोशनल थाट्स आते हैं, कुछ ऐसे विचार आते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या वेरिएशन है और क्या सिमिलरिटीज़ है एक लड़के और लड़की में, अर्थात प्यूबर्टी अर्थात युवावस्था में आए हुए लड़कों और लड़कियों के हम बिहेवियर को अगर कोरिलेट करके देखें तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लड़कियों के सोच समझ में और लड़कों के सोच समझ में बड़ा अंतर होता है। साथ ही साथ उनके शारीरिक बनावट में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इन सब के विषय में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगला है सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के विषय में भी हम बताएंगे कि क्या होता है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, कि लोग क्या करते हैं जैसे प्यूबर्टी की ओर आते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा मैंने बताया इट इज़ अ टाइप ऑफ द नेचुरल ड्राइव, ये एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो सब में होती है। तो हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और सेफ इंटरकोर्स क्या होता है, क्योंकि बच्चों ये कहने की बात नहीं है, एक निश्चित एज ग्रुप आ जाने पर, एक निश्चित समय आ जाने पर जब बच्चे अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो शादी विवाह की प्रक्रिया होती है। तो शादी विवाह हो जाने के बाद, एक कपल हो जाने के बाद किस प्रकार से सुरक्षित इंटरकोर्स हो, किस प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, एक प्रकार का रिलेशनशिप बने, तो इसके विषय में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी क्या होता है, अर्थात प्रेगनेंसी गर्भावस्था, गर्भधारण की प्रक्रिया में बताएंगे कि लड़कियों में गर्भधारण की प्रक्रिया कब होनी चाहिए। शादी विवाह होने के मतलब एक निश्चित एज ग्रुप होता है, किस एज में गर्भधारण करना चाहिए। अगर एक्सेसिव एज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एज हो जाने पर अगर शादी विवाह कोई करता है तो उसमें बहुत प्रकार की कमियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए जो बच्चा पैदा होगा उसमें बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। तो कुल मिला के प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। तो इससे बढ़िया हम आपको इसमें बताएंगे कि कितनी एज में शादी विवाह कर लेना चाहिए और कितनी एज में प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए। ज़्यादा एज हो जाने से प्रेगनेंसी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और कौन कौन सी बीमारियां घर कर जाती हैं, कौन कौन से डिफॉर्मिटीज़ आती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हम उन सब के विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये बताएंगे चाइल्ड बर्थ, शिशु जन्म के विषय में क्या होता है, शिशु जन्म कैसे कराया जाता है एक नॉर्मल वे में। अगर आपको पर्चुरेशंस कराना है, डिलीवरी कराना है, तो इसके विषय में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको पूरा इसमें बताना है सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे करें, प्रेगनेंसी कैसे होती है, कैसे कराया जाता है, कितने एज में प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो विकार हैं इनके विषय में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि कम एज में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो जो एक महिला होती है उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्सेसिव एज में हो जाने पर, ज़्यादा समय में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर महिला के साथ साथ बच्चे को कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चे के अंदर कौन सी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, इन सब के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, फैक्ट्स, एटीट्यूड्स एंड मिथ अबाउट द LGBTQ प्लस इश्यूज एंड आइडेंटिटीज़। ये क्या है बच्चों, अर्थात एक जो समाज में एक मिथ है, एक कल्पित कथा के रूप में कहा जाता है जिसको हम मिथ कहते हैं, एंड एटीट्यूड एक रवैया है, एक फैक्ट्स है, एक तथ्य है, किसके विषय में, LGBTQ। L मीन्स होता है लेस्बियन, G मीन्स होता है गे, B मीन्स होता है बाइसेक्सुअल, T मीन्स होता है ट्रांसजेंडर्स एंड Q मीन्स होता है क्वेश्चनरिंग। अर्थात
कहने का मतलब ये है बच्चों, जो लेस्बियन होते हैं, लेस्बियन का पहले मतलब समझिए। हम अगर आपको LGBTQ का मतलब समझाना चाहें तो आप समझिए, एल माने होता है लेस्बियन। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो सेम सेक्स के तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं। जैसे एक लड़की है तो अपना जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहती है, अपना जो पार्टनर बनाना चाहती है, वो केवल फीमेल को ही बनाना चाहती है। अगर कोई फीमेल को अपना पार्टनर बनाना चाहती है एक सेक्सुअल पार्टनर के रूप में, है ना, अर्थात उसका अट्रैक्शन, उसका जो रिलेशनशिप होता है एक लड़की के एक लड़की के साथ अगर होता है तो उसको हम लेस्बियन कहते हैं, है ना। अर्थात वो लड़के को लाइक नहीं करती, उसका जो अट्रैक्शन होता है, यहाँ तक उसका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, संबंध भी होता है, वो लड़की के साथ ही होता है। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, लेस्बियन कहते हैं। जी का मतलब क्या होता है, गे। अर्थात ये होता है कि एक लड़का अगर एक लड़के को ही चाहता है, वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, एक लड़के का अट्रैक्शन एक लड़के की तरफ होता है और उन्हीं दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गे कहते हैं। बी माने क्या होता है, दैट इज द बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल माने ये होता है कि कोई एक ऐसा लड़का या कोई एक ऐसी लड़की जो दोनों तरफ अट्रैक्ट हो। अगर एक लड़का है तो उसका संबंध लड़की से भी हो और लड़के से भी हो, दोनों के बीच में वो किसी से भी संबंध कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। लड़की भी है तो उसका भी संबंध किसी लड़की से या किसी लड़के दोनों से अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। अर्थात उसका रिलेशन किसी भी तरह होता है, अर्थात उसका अट्रैक्शन दोनों तरफ अगर होता है तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। वहीं तीसरा जो है, अगला चौथा है जो ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का क्या मतलब होता है, ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई लड़का जो पुरुष में, अर्थात वो मेल में जन्म लिया हो, पुरुष होकर जन्म लिया हो, लेकिन धीरे धीरे आगे चलने पर वो उसकी जो समझ, अर्थात वो अपने को पुरुष न समझकर अगर वो महिला समझने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। अर्थात जिस सेक्स में वो पैदा हुआ है उस सेक्स को क्या करें, इग्नोर करके अपने आप को किसी दूसरे सेक्स के रूप में अगर समझने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। और जो क्यों मतलब होता है, ये क्वेश्चनिंग्स होता है, अर्थात कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चनर्स होते हैं, वो अपने को न मेल समझते हैं ना तो फीमेल समझते हैं, उनके अंदर निगेटिविटी आती है सेक्स को लेकर, है ना। तो इस प्रकार के जो है बच्चों, जिसको हम LGBTQ कहते हैं, ये इसके जो मुद्दे होते हैं समाज में डिफरेंट प्रकार के हैं, अर्थात इसकी मिथ होती है, इसके विषय में सबको बहुत अच्छी परख नहीं होती है, तो बहुत सारी कल्पित कथा है, बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, बहुत सारे रवैया हैं, तो इनके विषय में हम लोग यहाँ बात करेंगे। साथ ही साथ आइडेंटिटीज़ के विषय में देखेंगे कि इनका क्या पहचान है समाज सोसाइटीज़ में, अर्थात एक लेस्बियन के समाज सोसाइटीज़ में क्या पहचान है, एक गे का समाज सोसाइटीज़ में क्या पहचान है, एक बाइसेक्सुअल का क्या पहचान है, एक ट्रांसजेंडर के साथ साथ एक क्वेश्चनर्स का क्या समाज सोसाइटीज़ में एक आइडेंटिटी है, एक क्या पहचान है, इनके विषय में हम बात करेंगे। बच्चों अगर इस समाज सोसाइटीज़ की हम बात करें तो इस पूरे समाज सोसाइटीज़ में केवल 2 ही लोगों को मान्यता मिला है, एक महिला एक पुरुष, और यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर्स को भी अभी कोई मान्यता नहीं मिल पाया है लीगल तौर पर। तो यहाँ हम देखेंगे कि समाज सोसाइटीज़ में सबकी क्या पहचान है, क्या एक लीगल आइडेंटिटी होती है, इसके विषय में हमको समझना पड़ेगा। आगे चलकर बच्चों इनको संवैधानिक रूप से एक्सेप्ट करना अभी मुश्किल हो जा रहा है। अगर कोई ये कहे कि एक लेस्बियन का मैरिज कराना हो, एक लड़की लड़की से मैरिज कराना चाहे, तो समाज सोसाइटीज़ में उसको लेकर बहुत सारे क्या हैं, अर्थात उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर एक लड़का एक लड़के से शादी करना चाहे तो ये क्या है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो इस प्रकार के अर्थात इनका समाज में क्या आइडेंटिटीज़ है, क्या पहचान है, लोग कितना इनको फेवर करते हैं, कितना इसका अपोज करते हैं, इसके विषय में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक विषय में बहुत अच्छे से विचार करेंगे और देखेंगे कि इसको लेकर समाज सोसाइटीज़ में क्या परिवर्तन चाहिए, हमारे संविधान में क्या परिवर्तन होना चाहिए और कितना इनको तवज्जो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ इनके कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज हैं, अर्थात संविधान से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लॉज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे कि संवैधानिक रूप से क्या है, इनके विषय में क्या आर्टिकल्स में दिया गया है। क्योंकि आप देखते होंगे कि पेपर अखबार में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि एक लड़की लड़की शादी करना चाहती है, एक लड़का लड़के से, तो उसके विषय में रीट होते हैं और कोर्ट क्या जवाब देता है, इसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे।
अगला है बर्थ कंट्रोल एंड एबॉर्शन, है ना, अर्थात जन्म नियंत्रण और गर्भपात। बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों, जन्म नियंत्रण अर्थात हमको क्या एक फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, एक हमको परिवार नियोजन के रूप में क्या नॉलेज होना चाहिए, एक क्या बेसिक समझ होनी चाहिए जिससे बर्थ कंट्रोल हो सके। क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें कि एक एक्सेसिव एक्सप्लोशंस के रूप में एक बहुत बड़ा भयंकर अगर कोई विस्फोट के रूप में है तो वो केवल जन्म दर है। क्या है, अर्थात एक बर्थ रेट जो बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड है। ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द अनकंट्रोल्ड, जो हमारा बर्थ है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है, अनियंत्रित हो गया है। बहुत तेज़ी से बर्थ कंट्रोल होता है। एक समय तक तो बहुत तेज़ी से बर्थ कंट्रोल होता जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा एजुकेशन अच्छा हो जाने की वजह से तो लोग सब अपने को समझने लगे हैं कि हमको कितना बच्चा पैदा करना है जिससे बड़ी अच्छी से लाइफ सेटलमेंट हो सके, बच्चों का पढ़ाई लिखाई या उनका रहन सहन बहुत अच्छे से हो सके। तो अब सभी लोग बेसिक रूप में समझ गए हैं, लेकिन फिर भी हमको ये समझना पड़ेगा कि बर्थ कंट्रोल हम कैसे करें, किस प्रकार से परिवार जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसको हम कैसे कर पाएंगे जब हमको समझ होगी। हर एक आदमी को बहुत अच्छे से जागरूक होना चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए कि हमको किस प्रकार से कौन से डिवाइसेस यूज करनी चाहिए जिससे हमारा जो है बर्थ कंट्रोल हो सके, हमको ज़्यादा संतान न पैदा हो सके। तो इसके विषय में बच्चों हम कैसे क्या डिवाइसेस होती हैं, किस प्रकार से हम लोग कौन से टेक्निक्स हैं, हम सब समझाएंगे। बर्थ कंट्रोल करने के नियम को समझाएंगे, है ना। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे एबॉर्शन क्या होता है, गर्भपात क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप जानिए कि अगर कम समय में कोई महिला कंसीव कर जाती है कम एज में, तो उसमें गर्भपात होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर के जो विसराज हैं, जैसे हम बात करें कि उसका यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे ज़्यादा एक्सेसिव एज में भी, ज़्यादा एज में भी अगर कंसीव करती है महिला, तो उसमें भी गर्भपात होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कौन जो ड्रग्स एडिक्टिव होती हैं, अर्थात जो क्या कहते हैं उसको, धूम्रपान करती हैं और जो ड्रग्स लेती हैं या फिर ड्रिंक करती हैं, तो उनमें भी गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या एब्यूजेस हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें एबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। एबॉर्शन किस स्तर पर मेडिकल इश्यूज़ में रखा गया है, कि मेडिकल एथिकल इश्यूज़ क्या है, और किस, अगर हम ये देखें तो हमारा मेडिकल साइंस कब कब गर्भपात कराने का ऑर्डर देता है और कब कब गर्भपात के लिए वो बैन कर दिया है, इसके विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि बच्चों गर्भपात कराना, अगर हम कोई चाहे कि गर्भपात जाके करा ले, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट अलाउ फॉर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है कि कोई जाके अबॉर्शन, लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल इथिकल इश्यूज़ हैं और उस आधार पर हम कुछ अबॉर्शन कराएं। जैसे घर में पल रहा है कोई बच्चा मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, अर्थात उसका दिमाग सही नहीं है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या कर दिया है, उसको छूट दिया है कि वो अबॉर्शन करा सकता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, अगर वो चाहता है कि अब हम बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं, तो और वो अनचाहे में अगर वो कंसीव हो जाती है, तो उस समय भी अबॉर्शन कराने का पूरा व्यवस्था है, लेकिन लीगल तौर पर ये क्या है, बैन है। ठीक, तो इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बर्थ कंट्रोल हम कैसे करें, परिवार नियोजन के विषय में, फैमिली प्लानिंग के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एबॉर्शन को हम लोग समझेंगे कि गर्भपात क्या होता है और गर्भपात होने के क्या एज होते हैं, गर्भपात किस मेडिकल इश्यूज़ पर कराया जाता है, किस इश्यूज़ पर नहीं होता है, इन सब के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, सेक्स विदाउट लव। देखिए यहाँ है सेक्स विदाउट लव, हरासमेंट, सेक्सुअल एब्यूज़ एंड द रेप। अगर हम बात करें बच्चों कि बिना चाहे, अर्थात आपके सहमति के बिना अगर सेक्स कोई करता है ना, अर्थात चाहने बगैर, जिसको कहते हैं सेक्स विदाउट लव, अर्थात बिना इच्छा के अगर कोई सेक्स करता है, बिना इच्छा के अगर सेक्स होता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द हरासमेंट। ये एक प्रकार का उत्पीड़न है ना। क्या है, एक प्रकार का उत्पीड़न है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज़। ये एक प्रकार का यौन शोषण है और इसको हम बलात्कार की श्रेणी में ला सकते हैं, है ना। अर्थात अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी अगर बिना सहमति के सेक्स होता है, तो इट इज़ ओनली टाइप ऑफ द हरासमेंट। ये एक प्रकार का उत्पीड़न है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज़। ये एक प्रकार का यौन शोषण है जिसको हम रेप के रूप में करार कर सकते हैं, इसको हम रेप कह सकते हैं, इसको हम बलात्कार कह सकते हैं, है ना। तो इसके विषय हम बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे संविधान में इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम्स हैं, रूल हैं, रेगुलेशंस हैं कि एक दाम्पत्य जीवन में भी कहाँ तक अधिकार है एक हस्बैंड और वाइफ को
अर्थात अपने सेक्सुअल बिहेवियर को शो करने के लिए, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए एक लिमिट है ना, अर्थात एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है। तो इसके विषय में हम बताएंगे कि अगर आपके इच्छा के बगैर कोई आपके साथ सेक्स करता है तो इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द हरासमेंट, ये एक प्रकार का उत्पीड़न है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेक्स अब्यूज़, ये एक प्रकार का सेक्सुअल शोषण है और ये एक प्रकार का बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है। और इसके विषय में हम बताएंगे अगर इस प्रकार का कोई केसेस समाज सोसाइटीज में आप देखते हैं तो उसके विषय में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कड़ा सज़ा दिया गया है, बहुत कड़ा दंड का प्राविधान है ना। इसमें फांसी की सज़ा हो सकती है। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक कि हम बात करेंगे कि इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ें, और अगर इस प्रकार का कोई समाज सोसाइटीज़ में केस आता है तो उसको आपको समझाना है, उसका आपको मदद करना है ना। तो सेक्स एजुकेशन के माध्यम से हम ये अवेयर कर सकते हैं, हर एक बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी, ये विचार होना चाहिए, सोचना चाहिए कि इट इज़ अ नॉट टाइप ऑफ द गुड बिहेवियर, ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। अर्थात सेक्स केवल और केवल अपने लाइफ पार्टनर के बीच में ही होना चाहिए और सहमति के साथ होना चाहिए, और किसी के साथ अनवांटेड सेक्स रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज में एब्यूजेस के साथ साथ अर्थात बुराइयों के साथ साथ ये एक प्रकार का बहुत डेंजरस बीमारी को जन्म दे सकता है, जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, है ना। अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से रिलेटेड अर्थात ये रति या फिर मैथुन संचारित संक्रमण बीमारियां भी हो सकती हैं, इसको हमें रोकना है ना। तो इसके विषय में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। अगला है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसा कि मैंने बताया कि मैथुन संचारित या रति संचारित जो संक्रमण होता है, इसको निस्तारण करने के लिए या इसको निवारण करने के लिए हम उपाय बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, एसटीडी डिजीज होता क्या है। अर्थात अनसेफ सेक्स करने से जो बीमारियां जनरेट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सपोज दैट कोई आदमी अगर वो सही नहीं है, अर्थात उसकी सोच समझ सही नहीं है, और वो एक महिला के अन्यत्र भी अर्थात एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ अपना संबंध रखता है, रिलेशनशिप रखता है, तो समझिए कि उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस 100% हैं। और वो अगर डिजीज हो गया, वो इफेक्टेड हो गया, तो बेचारी उसकी जो वाइफ, उसकी लाइफ पार्टनर होगी, वो बेमतलब का अर्थात बिना किसी भी अर्थात उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी वो उस बीमारी से संक्रमित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में अगर संबंध बनाएगा तो वो बीमारी उसके साथ हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है सभी को इंश्योर होना चाहिए कि केवल और केवल सेक्स रिलेशनशिप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही होना चाहिए, और कोई अनसेक्स संबंध जो अनसेफ सेक्स रिलेशनशिप होता है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द गुड बिहेवियर, ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। इसलिए आपको चाहिए आप अपने को इंश्योर करिए कि समाज सोसाइटी में इस प्रकार की बुराइयां ना पैदा होने पाए, सभी सेफ हों, सभी जिंदा रहें, सभी के एक रेप्यू हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक जो सेफ रिलेशनशिप होता है, जो सेफ इंटरकोर्स होता है, उसी को कायम रखें, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम बाय द वे किसी को एसटीडी डिजीज़ हो गया तो उसके क्या प्रिवेंशन है, क्या उसके बचाव हैं, क्या उसके निवारण है, इसके विषय में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो इसके पहले हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो आपको सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि आपके पास सेक्स एजुकेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना। अर्थात एक बुनियादी यौन शिक्षा का आपके अंदर बहुत अच्छा से पहचान होना चाहिए, बहुत अच्छा से परख होना चाहिए। अगर आपको इन सब के विषय में बहुत अच्छी सी परख होगी तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको परख नहीं है तभी आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि अनसेफ संबंध रखने से कौन कौन से सेक्सुअल डिजीजेज हो सकती हैं, तो आप वो गलत काम करेंगे। अगर आपको पता होगा कि एड्स जैसी भयंकर बीमारी इससे जन्म ले सकती है, सिफिलिस जैसी भयंकर बीमारी इससे जन्म ले सकती है, और गोनेरिया जैसी भयंकर बीमारी इससे जन्म ले सकती है, और हमारे साथ साथ हमारे लाइफ पार्टनर को भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा पूरा अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि ये डेंजरस बीमारियाँ हमारे बच्चों में भी हो सकती हैं। जो एक कंसीव करा अर्थात गर्भ में कंसीव किया हुआ बच्चा है, अगर कोई इन्फेक्टेड डिजीज से ग्रसित है, इस प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो वो गर्भस्थ बच्चे में भी वो बीमारी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपके दिमाग में सोच है, ये समझ है, तो आप गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ये पता करना होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे हम बात करें एड्स जो है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एसटीडी डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो एक लाइफ पार्टनर से दूसरे लाइफ पार्टनर में हो सकता है ना। अर्थात मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, अर्थात हस्बैंड से वाइफ में और वाइफ से हस्बैंड में ये बीमारी हो सकती है। कोई एक संक्रमित रहेगा, दूसरे को अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरकोर्स रिलेशनशिप बन रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक। तो इनके विषय हम बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे।
आइए अगला अगर हम देखें तो अब हम यूनिट 4 की ओर चलते हैं और इसमें क्या रखा गया है, इसमें ये रखा गया है मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड्स। अर्थात जो मानसिक स्वास्थ्य होता है या फिर या फिर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम क्या देंगे, अर्थात एक साइकोलॉजिकल अर्थात एक मानसिक, साइकोलॉजिकल और मेंटल, ठीक, मस्तिष्क और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक उपचार। हम लोग ये देखेंगे कुछ ऐसे मनोविकार भी होते हैं समाज सोसाइटीज़ में, कुछ ऐसे मनोविकार भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आ जाते हैं जिनके विषय में आपको अच्छी परख होनी चाहिए और उसके लिए आप क्या एक प्राथमिक चिकित्सा देंगे इसके विषय में हम लोग समझते हैं। पहला है व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड है क्या, है ना, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके बेसिक्स को हम लोग समझेंगे, इसके बुनियादी स्तर पर हम लोग समझ रखेंगे और साथ ही समाज सोसाइटीज़ में जो यूथ हैं, जो नए युवा हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन द इंडिया। हम ये देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में मेंटल हेल्थ कौन कौन से अर्थात मानसिक रोग से लेकर कौन कौन से विकार हैं, मानसिक रोग विकार को हम समझेंगे, कौन कौन से ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हैं, कौन कौन से ऐसे मानसिक बीमारियां हैं जो इस पूरे इंडियाज़ में पाई जाती हैं, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, इसके विषय में हम लोग समझेंगे। एक सर्वे के माध्यम से हम लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि एक सर्वेक्षण के माध्यम से, एक सर्वे के माध्यम से हम पूरे अपने लोकेलिटीज़ में जाकर ये देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो मानसिक विकार से ग्रसित हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। उनका एक चार्ट बनाना चाहिए, उनका एक डेटा बनाना चाहिए और उनको एक अच्छे मनोवैज्ञानिक से सलाह दिलाना चाहिए, एक ऐसे साइकोलॉजिकल एक परामर्शदाता से बात कराना चाहिए जिससे उस आदमी का क्या हो सके, भला हो सके, है ना। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हर एक बच्चे के अंदर बिना कहे उसके अंदर एक मॉरलिटी आनी चाहिए, एक नैतिकता आना चाहिए, उसके अंदर एक समाज के लिए समर्पण आना चाहिए, है ना, कि आपको समर्पित होकर अर्थात आप एक डायरी बनाइए और उसमें समाज सोसाइटीज़ में जाइए और हर एक लोगों से विब लीजिए। अगर आप उससे बात करेंगे तो इंटरेक्शन से ही आपको 80% केसेस समझ में आ जाएगी ये आदमी नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, उसके अंदर मानसिक विकार तो नहीं है। उसके बात करने के तौर तरीके से आपको ये पता चल जाएगा। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में रहेगा, निगेटिविटी पर ज़्यादा बात करता है, अपने लाइफ को लेकर अगर वो निगेटिव सोच रखता है, तो समझिए कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को आप अच्छा उचित सलाह दें और साथ ही साथ अगर आपके बस में नहीं है, आप उतना अगर परख नहीं रखते हैं, तो आप एक ऐसे मनोचिकित्सक के पास उसको ले जाइए जो उसको समझा कर सही कर सके। नहीं तो क्या रिस्पांस होगा आप समझिए। वो निगेटिविटी में अगर है, अगर उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है, तो कभी न कभी आगे चलकर वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप हो जाएगा और फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा चीज़ होगा, वो सुसाइडल बिहेवियर कर सकता है, अर्थात अपने ऊपर आत्मघाती हमला कर सकता है। वो लाइफ में ये सोचने लगता है कि हमारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात वो अपने आप को ये समझने लगता है कि इस दुनिया में हमको रहना सही नहीं है, तो अपने ऊपर आत्मघाती हमला करने लगता है, यहाँ तक कि अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। तो समझिए ये छोटा सा एक सेप्टिसीमिया एक छोटा सा सोच बच्चों ये सेप्टिसीमिया का कारण बन सकता है। जैसे एक छोटा सा फोड़ा आगे चलकर अवधि फोड़ा बन जाती है, अवधि। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक छोटी सी चीज़ जो इसके दिमाग में घर कर रही है, वो आगे चलकर बहुत बड़ा इश्यूज़ क्या बना सकता है, सुसाइडल एक बिहेवियर डेवलप हो सकता है और वो अपने ऊपर सुसाइडल अर्थात थिंकिंग रखेगा और अपने आप को सुसाइड भी कर सकता है। तो आप इसको किसी पर्सन को अगर बचाना है तो सबसे पहले आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हम तो अपने कॉलेज में बच्चों ये अलाउ करेंगे हर एक बच्चों को, साथ ही साथ हम ये अपील करते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के बच्चों के लिए कि वो एक डायरी बनाएं और अपने समाज सोसाइटीज़ के लोगों से ज़्यादा खुलकर बात करना सीखें। और बात करने से आपको क्या पता चलेगा, 80% केसेस आपके समझ में आ जाएंगे कि अगर आदमी निगेटिविटी से रिलेटेड बात करता है, अर्थात वो
नकारात्मकता से रिलेटेड बात करता है, इस समाज सोसाइटी से अलग बात करता है, तो समझिए वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। उसके अंदर मानसिक विकार जनरेट हो रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे संवेग चलने लगते हैं। तो उस इमोशनल थॉट्स को कम करने के लिए बच्चों आप जहां तक हो सके आप खुद समझाइए, नहीं एक मनोचिकित्सक के पास उसको ले जाइए, है ना। तो जो एक मनोचिकित्सक होता है वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, है ना। आइए और हम बात करते हैं, तो क्या है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, हमारे भारत देश में, अर्थात हमारे देश में कितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कितने मनोविकार हैं, इनके विषय में हमको अच्छे से समझ रखनी चाहिए और उनका निदान करने की कोशिश करना चाहिए। द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स एक्शन प्लान, अर्थात इसके लिए जैसा कि मैंने बताया ना कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स प्लान के रूप में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक नियोजन के अर्थात प्री नियोजित तरीके से एक कार्य योजना के माध्यम से हम किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को ट्रीट करेंगे। अगर कोई आदमी मनोविकार से ग्रसित है तो क्या कार्य योजना हम बनाएंगे, क्या एक अपना एक्शन प्लान बनाएंगे जिसके आधार पर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आप उसका एक कार्य योजना बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे और उस एक्शन प्लान के माध्यम से उसको आप ट्रीट देंगे, है ना। और यहाँ तक कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक से उसको क्या कराएंगे, मिलाएंगे और उसका परामर्श कराएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भ्रांतियां चल रही हैं, जो हेलुसिनेशन चल रही हैं, जो इल्यूजन चल रही हैं, इस प्रकार के हेलुसिनेशन और इल्यूजन कुछ ऐसे संवेगात्मक वेव चलते रहते हैं, अर्थात कुछ ऐसे संवेग उसके दिमाग में घर कर जाते हैं जिसके विषय में कोई मनोचिकित्सक बहुत अच्छे से उसको समझा सकता है। तो क्या जरूरी है, एक एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, किसके द्वारा, एक एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग एक कार्य योजना के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम किसी आदमी का सहायता कर सकते हैं और उसको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, वो एक अच्छा जीवन हम उसको प्रदान कर सकते हैं। तो इसके विषय में हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आप समझिए, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन अर्थात हमको डिप्रेशन के विषय में समझना होगा, अर्थात एक एंजाइटी डिसऑर्डर के विषय में समझना होगा। अब डिप्रेशन समझिए है क्या। डिप्रेशन वो है बच्चों कि कोई भी यूथ, कोई भी जो नया यूथ है, जो बच्चा अपने क्या कहते हैं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, अपने जीवन के उस कदम पर बढ़ रहा है जहां उसको बहुत सारी जिम्मेदारियों से सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चा जब युवा हो रहा है तो वो शादी विवाह करेगा तो सबसे पहले अपने पत्नी की जिम्मेदारी निभाएगा, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चों की जिम्मेदारी होती है, फिर उसके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से उस बच्चे के ऊपर बहुत सारे लोड होने वाले हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं। तो उन जिम्मेदारियों को लेकर अगर बच्चा कुल मिला के वेल एजुकेटेड है, नौकरी परक है, रोजगार परक है, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो रोजगार परक नहीं है बच्चों, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद वो वहन नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उस बच्चे में या उस आदमी में बहुत सारे मनोविकार आ जाते हैं, अर्थात वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। एक और कारण होता है एजुकेटेड, अगर हम बात करें कि एजुकेटेड स्टूडेंट में क्या विकार आ सकता है। कोई बच्चा एकदम मन लगा के पढ़ रहा है, बड़े शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा, उसके अंदर महत्वाकांक्षा भी बहुत हो जाता है, इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो गया, उस महत्वाकांक्षा को लेकर वो पढ़ रहा है, अगर बाय द वे उसको अचीव नहीं हो पाता है, एक समय पर वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसके अंदर क्या होने लगता है, डिप्रेशन आ जाता है, निगेटिविटी आ जाती है, वो बहुत नकारात्मक सोच रखने लगता है। फिर जब नकारात्मक सोच रखने लगेगा तो उस बच्चे के अंदर खिन्नता आ जाएगी, समाज सोसाइटीज़ में खिन्नता आ जाएगी, अपने आप को लेकर वो खिन्न हो जाएगा, उसके अंदर निराशा हो जाएगी और अवसाद आ जाएगा, उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, अवसाद, अर्थात हर समय वो डिप्रेशन में रहेगा, एंजाइटी डेवलप हो जाएगा, अर्थात वो चिंता में रहेगा, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी, रात रात भर जगेगा, है ना, ऊट पटांग की चीज़ें सोचता रहेगा, साथ ही साथ उसको क्या होगा, निराशा, खिन्नता, निगेटिविटी समाज को लेकर हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन। अर्थात अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखना, इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन, अर्थात ये डिप्रेशन का ही कारण है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखना चाहिए, आकांक्षाएं उतनी रखनी चाहिए जितने में हम कर सकें। अगर ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखते हैं तो आप बिल्कुल अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई मेंटल डिसऑर्डर न लगे, कोई मेंटल सोच न रखते हुए, अर्थात आपके दिमाग में किसी प्रकार की ऐसी उटपटांग चीज़ें नहीं आनी चाहिए। केवल और केवल आप अपने गोल की ओर जाइए, अपने एम्स की ओर जाइए, अपने पर्पज को बनाइए, अपने उद्देश्य को देखिए, तब तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा लेते हैं और अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो डिप्रेशन का शिकार कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा
महत्वाकांक्षा रखता है और बहुत ज़्यादा करने के बाद अचीवमेंट नहीं हो पाता, उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाता है, तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार बन सकता है, पहला बात। और दूसरा बात, अगर हम किसी यूथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाने के बाद अगर वो बच्चा रोजगार परक नहीं होता है तो भी जिम्मेदारियों के द्वारा अर्थात जिम्मेदारियों की लोड की वजह से उस बच्चे के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, है ना। वो सोचेगा कि इतना बड़ा जिम्मेदारी हम कैसे वहन करें, और लोग अगर घर में कमाई का स्रोत नहीं है, पैसा कमाने का स्रोत नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड हो जाने से डिप्रेशन आ जाएगा और वो अवसाद में आ सकता है। तो उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाएगा, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। तो डिप्रेशन केवल और केवल आज के यूथ में सबसे ज़्यादा हो रहा है, निगेटिविटी को लेकर उनके अंदर डिप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो इसके विषय में हमको समझना पड़ेगा और ये देखना होगा हम एक कैरियर काउंसलिंग के रूप में बच्चों को काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दें बच्चों, टीचर इज द बेस्ट फॉर द करियर काउंसलिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। किसी प्रकार के बच्चे के लिए सबसे बढ़िया अगर करियर काउंसलर होता है तो टीचर होता है, क्योंकि टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको ये पता होता है ये बच्चे की सोच क्या है, इसकी परख क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि एक स्टूडेंट को समाज सोसाइटीज़ में जाकर ये चेक करना चाहिए, बात करना चाहिए कौन आदमी क्या सोच रहा है, क्या निगेटिविटी पॉइंट उसकी है, उसको पॉइंट आउट करना चाहिए और फिर किसी मनोचिकित्सक से मिलाना चाहिए। लेकिन कॉलेज में पढ़ा रहा टीचर सबसे बढ़िया मनोचिकित्सक होता है, क्योंकि वो किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसके सब विषय में पता है, वो सब जानता है कि लड़के का एटीट्यूड क्या है, वो बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, उसकी सोच समझ कहाँ तक है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई अच्छा म्यूजिक में जाना चाहिए, कोई जाता है आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई पढ़ाई में अपना करियर आजमाना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, कोई पैरामेडिकल, कोई मेडिकल में। तो हर एक बच्चों का जो सोच है बच्चों अलग अलग डिफरेंट होता है। तो ये टीचर को बखूबी पता होता है कि बच्चे की सोच कहाँ तक जा रही है और उसको कहाँ जाना चाहिए और किस तरह हम मार्गदर्शन दें कि बच्चा एक समय में एक अच्छे लाइफ सेटलमेंट कर सके, एक अच्छे टाइम पर अपना जीवन सेटलमेंट कर सके। ये सबसे अच्छा कोई टीचर जानता है। तो टीचर इज द बेस्ट फॉर द करियर काउंसलर ऑफ एनी स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट का सबसे बढ़िया काउंसलर कौन होता है? एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है। अगर उसके अंदर परख है तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? काउंसलिंग करना चाहिए, किसी बच्चे का करियर काउंसलिंग करना चाहिए और फिर उसको एक एप्रोप्रिएट कंडीशन देना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट रास्ता बताना चाहिए कि बेटा आप इस रास्ते से जाइए तो आपको बहुत जल्दी उपलब्धि मिल सकती है। तो बच्चों हम वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम एक एक बच्चों का काउंसलिंग भी करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा रास्ता ऐसा है जो बच्चे के लिए सही है, क्योंकि हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते कि सब बच्चा पढ़ने में ही तेज हो। पहले उसको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर एक्स्ट्रा कौशल क्या है, एक्स्ट्रा स्किलिंग क्या है और उस स्किलिंग को वो अपना मेजर बना सकता है, मेन बना सकता है। तो उसी के अगर उसी के पदचिन्हों पर चलेगा, उसी के कदम ताल बनाएगा तो वो बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा चीज हो जाएगा और यहाँ तक कि वो समाज में सबसे बड़ा अव्वल नंबर का काम करेगा। लेकिन जरूरी होना चाहिए एक टीचर को उस बच्चे के परख के विषय में, है ना। तो ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इस वीडियो सेगमेंट में हम यही सब जानेंगे कि इसमें क्या करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, अर्थात हम डिप्रेशन को समझेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है किसी बच्चे में, और एंजाइटी क्या होता है, चिंता का कारण क्या होता है। इसके डिसऑर्डर्स को हम समझेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, डिप्रेशन डिसऑर्डर क्या होते हैं। इनके विषय में हम बहुत अच्छी बुनियादी समझ रखेंगे और ये समाज सोसाइटीज में किसी को बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है बच्चों? क्राइसिस फर्स्ट एड एंड सोसाइटल बिहेवियर डिप्रेशन सिम्टम्स। जैसा मैंने बताया बच्चों, अगर कोई आदमी, कोई भी लड़का डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया है तो सोसाइटल अर्थात ये क्या कर सकता है, एक सोसाइटल बिहेवियर उसके अंदर आ सकती है, आत्मघाती व्यवहार जन्म ले लेगा। अर्थात वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगा एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगता है, अवसाद ग्रस्तता का शिकार हो जाता है। किसका? अर्थात वो डिप्रेशन अवसाद ग्रस्तता का शिकार बन जाता है और उसके अंदर अवसाद ग्रस्तता के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और वो लक्षण कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि वो लड़का अपने को खिन्नता महसूस करेगा, अपने को ये समझेगा समाज सोसाइटीज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा और समाज सोसाइटीज हम बहुत नीचे चल रहे हैं। उसके अंदर निगेटिविटी थाट आएगा, अगर निगेटिव थाट आएगा उसके अंदर निराशा बन जाएगा और अवसाद आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाता है, आक्रामकता आ जाता है। अगर कोई बात कहता है तो उसको बात इतना बुरा लगता है कि उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेता है, यहाँ तक कि मारपीट पर उतारू हो जाता है ना। किसी को काटने के लिए दौड़ेगा, किसी को मारने के लिए दौड़ेगा, किसी को हाथ धारदार हथियार से मारने का कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से उसके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाता है, उसके अंदर खिन्नता आ जाता है, उसके अंदर निगेटिविटी डेवलप हो जाती है, उसके अंदर निराशा आ जाता है और उसके अंदर अवसाद ग्रसित हो जाता है, वो अवसाद ग्रसित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सिम्टम्स आएंगे, जो लक्षण आते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं अवसादग्रस्तता का शिकार होना। वो बिल्कुल जब डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा बच्चों, वो अपने बातों बातों में ऐसा हो जाएगा जैसे कहीं बहक सा गया है ना। उसके अंदर पागलपन के दौरे टाइप आने लगेंगे। तो
हालांकि पागलपन जैसा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो सिम्टम्स है कुछ ऐसे ही, आप आपस में अपने आप ही कुछ कुछ बड़बड़ाता रहेगा। तो इस प्रकार का जब लक्षण देखने को मिले तो समझिए वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है ना। और जब ऐसा कोई हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, सुसाइडल बिहेवियर आएगा, आत्मघाती हमला कर सकता है अपने ऊपर ही। क्या करेगा, अपने ऊपर ही। अर्थात अगर उसको अकेले में छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा चीज़ है बच्चों, अगर किसी बच्चे के अंदर इस प्रकार का डिप्रेशन का शिकार है तो उसको अकेले में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप अकेले में छोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा चिंता करेगा, और ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा, और वो अकेले में बहुत कुछ सोचता रहेगा, जिसकी वजह से एकांत में वो जब देखेगा तो ये सोचेगा कि अब हमको अपने ऊपर क्या करना चाहिए, आत्मघाती हमला करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसे में बिल्कुल किसी एक मेंबर को ऐसे बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यह डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, इसके अंदर क्या डिसऑर्डर्स आते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इनके क्या प्रिवेंशन है, इनको हम कैसे बचाएं और किस प्रकार से हम मनोचिकित्सक से सलाह कराएंगे या उनसे किस प्रकार से हम एक परामर्श, एक इंटरव्यूज़ कैसे कराएंगे, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन अभी तो हम सुपरफिशियल वे में हम इसको समझा रहे हैं। आइए अगला हम देखते हैं, नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अर्थात हम नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड्स अर्थात हम डिप्रेशन और एंजाइटी के विषय में बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इसके रोकथाम करने के पूरे प्रिवेंशन, पूरे उपाय को हम बताएंगे। अगला क्या है, क्राइसिस फर्स्ट एड्स फॉर पैनिक अटैक एंड ट्रॉमेटिक इवेंट। बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों। अर्थात हम ये देखेंगे, क्या कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, क्राइसिस फर्स्ट एड्स फॉर पैनिक अटैक एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स, है ना। अर्थात ये पैनिक अटैक्स माने होता है अचानक डर, घबराहट, है ना। क्या होता है, अर्थात जब अचानक डर लगने लगे, घबराहट आने लगे और सांस में तकलीफ होने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक, है ना। और ट्रॉमेटिक इवेंट्स माने होता है दर्दनाक घटनाएं। अर्थात कुल मिला के डिप्रेशन का एक और कारण क्या हो सकता है, डिप्रेशन का एक कारण अगर अचानक सा डर लग जाए, घबराहट बहुत तेज़ी से आने लगे, है ना, तो उस समय सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कुछ ऐसे दर्दनाक घटनाएं जब आ जाती हैं तो उसको भी देखकर कोई भी लड़का या कोई भी आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पैनिक अटैक्स एंड व्हाट इज़ द ट्रॉमेटिक इवेंट विच कॉज द डिप्रेशन एज वेल एज द एंजाइटी डिसऑर्डर। हम लोग बात करेंगे कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है बच्चा पैनिक अटैक्स के द्वारा, और ये देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द पैनिक अटैक्स एज वेल एज द ट्रॉमेटिक इवेंट्स विथ रिलेशंस टू द एंजाइटी एज वेल एज द डिप्रेशन। एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से क्या रिलेशन है एक पैनिक अटैक्स का और ट्रॉमेटिक इवेंट्स का, इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर इन विच साइकोसिस में अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि कुछ मनोविकृतियाँ जो होती हैं, साइकोसिस मीन्स होता है मनोविकृति, अर्थात कुछ ऐसे जो मनोविकार आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई एक बच्चा जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो उसके अंदर हाइलोजिनेशन और इल्यूजन अर्थात भ्रम और विभ्रम, अर्थात वो रस्सी को सर्प समझ बैठेगा, है ना। उसके अंदर क्या हो जाती है, अर्थात भ्रम आ जाता है, किसी भी चीज़ को वो रियल नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत सारे मनोविकृतियाँ आ जाती हैं, है ना, बहुत सारे साइकोसिस प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छे समय में सेटलमेंट हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही पाइए, लेकिन आपके पास इतना हुनर ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकें। अर्थात जो एक आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा और मकान, जैसा कि मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा रेप्यू आपका समाज में हो, इसके लिए आपको कुछ पैसे अर्निंग करनी चाहिए। अगर आप रोजगार परक हो जाते हैं, आपके अंदर स्किलिंग डेवलप हो जाती है तो आपके अंदर इस प्रकार का कोई मनोविकार नहीं आएगा। और ये मैं पूरा 100% या आश्वस्त हूँ और मैं आपको बिल्कुल ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अगर रोजगार परक हो जाएंगे तो आपके पास इस प्रकार की कोई मनोविकृतियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है अगर आदमी सेटलमेंट नहीं है और उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके पास एक अच्छी कोरिकुलर कोर्स के साथ एक सहगामी शिक्षा आपके पास होनी चाहिए जो आपको रोजगार परक बना सके, जो आपको एक अच्छी कौशल डेवलप करा सके ना। तो आप पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा स्किलिंग सीखिए, एक अच्छा हुनर सीखिए जो आप समाज सोसाइटीज़ में कुछ पैसा अर्न कर सकें, है ना।
जैसा कि हमारे यहाँ कोर्स में चलाया गया है कि कुछ सहगामी विषय चलाए गए हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्स चलाए गए हैं, कुछ वोकेशनल कोर्स चलाए गए हैं, तो उन सबको आप लोग पढ़िए और एक अच्छा रोजगार परक लाइफ जीने का कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने की कोशिश करिए। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि कुछ साइकोसिस हो सकती हैं, अर्थात कुछ मनोविकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, और किससे रिलेटेड, अर्थात मेंटल डिसऑर्डर से, अर्थात कुल मिला के अगर किसी प्रकार का कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, किसी प्रकार की कोई मनोविकृतियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है डिप्रेशन और एंजाइटी से, है ना। अगला हम क्या देखते हैं, क्राइसिस फर्स्ट एड्स फॉर एक्यूट साइकोसिस ना, क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर एक्यूट साइकोसिस, अर्थात जो एक्यूट तीव्र गति से, एक्यूट मीन्स होता है तीव्र, अर्थात जो तीव्रगामी मनोविकृतियां हैं जो बहुत तेजी से हमारे दिमाग में घर कर सकती हैं, उनके विषय में हम प्राथमिक उपचार क्या देंगे, इसके विषय में हमको समझना है। एक्यूट साइकोसिस मीन्स होता है बच्चों तीव्र गति से होने वाला साइकोसिस या मनोविकृतियां। इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत तेजी से घबराहट, अर्थात उसके अंदर एल्यूजन आ जाता है, हेलुसिनेशन आ जा सकता है, भ्रम विभ्रम बहुत तेजी से हो सकता है, अर्थात उसके दिमाग में क्या होता है, वो कंफ्यूज्ड सा रहता है। इस प्रकार के पेशेंट कैसे होते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, अर्थात किसी चीज़ को वो पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनके अंदर जैसे मैंने बताया ना कि रस्सी देखेंगे तो उसको सर्प समझ में आएगा, है ना, और उसके घर में उसके आँख के सामने कुछ और चीज़ें, मतलब गलत से इमेज उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क के सामने आने लगते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से वो अकेले में चिल्लाना शुरू कर देता है ना। तो पेशेंट के अंदर ऐसे क्या सिम्टम्स हैं हम आपको बताएंगे, साइन एंड सिम्टम्स को एक एक विषय में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप केवल यहाँ इतना जानिए कि एक्यूट साइकोसिस कैसे होता है, तीव्र बहुत तीव्रगामी जो एक मनोविकृतियाँ होती हैं कैसे उत्पन्न होती हैं, और इसके विषय में हम क्या प्राथमिक चिकित्सा देंगे, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्या है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, है ना। हम समझेंगे कि किस प्रकार से पदार्थ उपयोग विकार होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी मेंटल डिसऑर्डर आ जाते हैं, जैसे कोई आदमी बुराइयों में चल रहा है, जैसे मैंने कहा है वो ड्रग एडिक्टर है ना, अर्थात कोई अगर लड़का ड्रग्स लेने लगता है, ड्रिंक करने लगता है ना, स्मोकिंग करने लगता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द अब्यूज़, है ना, ये एक प्रकार का एब्यूज़ है, और जिसके वजह से उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। ये क्या है, ये एक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहलाता है, अर्थात इसको हम पदार्थ उपयोग विकार कहते हैं। तो किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने कहा कोई लड़का ड्रग्स ले रहा है, कोई लड़का हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम इसका प्रयोग करता है, ड्रिंक करता है, तो इन सब का प्रयोग क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ड्रग एडिक्टर, और ये इसको हम कहते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इससे भी क्या होता है, हमारा दिमाग असंतुलित हो जाता है। अगर इस प्रकार का आप सेवन करेंगे तो इससे दिमाग हमारा असंतुलित हो जाता है, और आगे चलकर ये भी डिप्रेशन का शिकार बना देता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि ज़्यादा ये सब लेने से उसकी नींद समाप्त हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारी मनोविकृतियाँ आ जाएंगी, जिसकी वजह से उसके अंदर भी सुसाइडल बिहेवियर आ जाएगा, सुसाइडल थाट आएगा, अर्थात आत्मघाती हमला अपने ऊपर कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी मनोवृत्तियां घर कर सकती हैं, किसमें, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के रूप में, अर्थात पदार्थ उपयोग करने से भी मनोविकार उत्पन्न हो सकता है। अगला है क्राइसिस फर्स्ट एड्स फॉर ओवरडोज विथड्रॉल, अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा कोई आदमी शराब पीता है, एक्सेसिव शराब पी लिया, कोई गांजा खा रहा है, भांग पी रहा है, नहीं सॉरी गांजा पी रहा है, भांग खा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव अगर यूज कर लेता है, ज़्यादा दारू शराब पी लेने से, तो कोई भी चीज़ ओवरडोज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। क्या हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा एंड विथड्रॉल। और इसके विषय में हम बताएंगे कोई आदमी अगर दारू पी रहा है, बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो किस प्रकार से हम उसके इस क्या कहते हैं उसको, जो ये गलत अवधारणा पकड़ लिया है, उसको हम कैसे विथड्रॉल कराएंगे, कैसे उसको हम छुड़ाएंगे, इन सब के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो विथड्रॉल मैकेनिज्म के रूप में होती हैं, जो कोई दारू या गांजा शराब पीने वाले आदमी के लिए उसको छुड़ाने का काम करता है। तो इसके विषय में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे तौर तरीके हैं जिसकी वजह से वो आदमी इन गलत कुरीतियों से छूट सकता है, अर्थात जो अब्यूजेस हैं इससे वो निजात पा सकता है। अगला है यूजिंग मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स, अर्थात हम मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स को किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इसके विषय में बहुत अच्छे से जानेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये सब अभी तक बच्चों हम लोगों ने टोटल 3 वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से इनके एक समरी को समझा है, एक सुपरफिशियल वे को समझा है कि किस प्रकार से एक प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ
स्वस्थ, एक हमारा अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है हमारी समाज सोसाइटीज़ में। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बच्चों ये वीडियो हमारा और ये हमारा विचार अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों हम इसका PDF जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों हम एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तीनों वीडियो आप समझिएगा, तीनों वीडियो अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट पेपर को भी दिया था, जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे और हम ये पूरी गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, अगर आप पूरे हमारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आप समाज सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे रेप्यू अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे हेल्थ वर्कर के रूप में आप काम करेंगे, बहुत ही अच्छे एक समाज सोसाइटीज़ के एक करधारक के रूप में आप काम करेंगे और समाज सोसाइटी से आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, आपका बहुत बड़ा सम्मान देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।